मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मुझे न्याय मिले, और मुझे न्याय ना मिले तो यहाँ पे किसी के और के साथ भी यहाँ पे कोई अन्याय ना हो। तो वहाँ पे हमारी रिंग सेरेमनी होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। उसके बाद जब ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है, मेरे पास ना खाने का कोई साधन है, ना वहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना टॉयलेट है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जो मेरे पति हैं उनको सामने नहीं लाया जाता है, वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, मुझे कोई पता नहीं इस बारे में। जब भी मैं उनको सामने लाने की बात कहती हूँ तब भी मतलब कोई ना बात टाल करके मुझे टाल दिया जाता है। उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में ये न्यूज होनी चाहिए, ये खबर होनी चाहिए कि कोई भी लड़की इस घर में कभी भी कदम ना रखे। इससे अच्छा कि वो मर जाए, उसके माँ बाप से मार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देवभूमि रहवार पर। मैं हूं दीपेंद्र कल्लूड़ा और उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी की एक बेटी जो विगत 6 माह से दर दर भटक रही है न्याय के लिए। और दूसरी ओर यदि बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बड़े बड़े स्लोगन बहुत अच्छी अच्छी जगह लिखे हुए देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन आज हम मिलवाते हैं आपको यमुना घाटी की एक बेटी से जो विगत 6 माह से उत्पीड़न झेल रही है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप खबर को देखने से पहले शेयर भी कीजिएगा ताकि इस तरीके की और घटनाएं सामने आने से रोकी जा सके। कहीं ना कहीं तंत्र पूरे मामले का संज्ञान ले। सर, क्या होता है कि यहाँ पे 20 मार्च को मुझे कोर्ट मैरिज के लिए बुलाया जाता है। लड़का आता है, लड़के के पापा आते हैं, गांव से लोग आते हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं। मैं इनके साथ यहाँ से जाती हूँ बड़कोट कोर्ट में, जहाँ पे कोर्ट में हम शादी के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे हमारी रिंग सेरेमनी होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। उसके बाद जब ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो मैं अपने ससुराल आती हूँ होटल में। मैं 8-10 दिन मुझे होटल में रखा जाता है। 8 दिन होटल में रखने के बावजूद कहा जाता है मुझसे कि यहाँ पे हमारा जो होटल है, ये यात्रा सीजन शुरू हो गया है, तो अब यहाँ पे बुकिंग हो गई है, तुम यहाँ से जो हमारा पैतृ गाँव मुंगरा है तुम वहाँ पे चले जाओ। मैं अपना सामान ले करके यहाँ आ जाती हूँ। मैं यहाँ घर पे आती हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू किया जाता है। लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो यहाँ पे ये लोग लड़ाई झगड़ा करके मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं। मैं इसकी सूचना देने पुलिस चौकी जाती हूँ और ये लोग ताला मार करके अपने आप सब लोग होटल चले जाते हैं। अब ताला मारा हुआ था तो मैं यहाँ से कहाँ जाती। मैंने पूरे दिन पूरे यहीं आ करके, जो ये जगह जहाँ मैं आज हूँ, इसी जगह पे आ करके मैंने 2 रात और 2 दिन भरी बारिश में बिना पानी बिना लाइट भूखे मैं यहाँ पे रही। जब तीसरा दिन होता है उसके बाद मेरे ससुर घर आते हैं, मतलब गांव से लोगों को लेकर के। वो कहते हैं कि 2 दिन तुम यहाँ पे, ये जो छानी है सामने, इसका ताला खोलते हैं, ये कह करके कि 2 दिन तुम यहाँ पे रह लो, उसके बाद हम घर का ताला खुलवाते हैं। तो मैं 2 दिन सोच करके यहाँ पे रह, जो गांव से जो लोग आ रखे उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, आप यहाँ पे रह लो। मतलब इस तरह मुझे यहाँ पे रखा गया था। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं 2 दिन कह के यहाँ पे मुझे रखा जाता है। ये जो जहाँ रखा जाता है, ये पूरी जो छानी थी ये पूरे कूड़े से भरी हुई थी। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, ऐसे बीते बीते वहाँ पे मतलब 1 महीने बीत गए। मेरे पास ना खाने का कोई साधन है, ना वहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना टॉयलेट है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। फिर मैंने जैसे तैसे मैं खाना अपने लिए होटल से मंगवाती हूँ। 1 महीने तक मैंने होटल से खाना मंगवाया है। फिर मैंने जैसे तैसे करके फिर वहाँ पे थोड़ा सफाई करी, उसको रहने लायक बनाया। मुझे लगा शायद अब ये आ नहीं रहे, इन्होंने मुझे एक धोखे से यहाँ रखा कि ये यहाँ पे रहेगी तो यहाँ परेशान हो जाएगी, यहाँ से खुद ही चली जाएगी। मुझे इसके पीछे का जो मकसद था इनका, मुझे वो मकसद पहले नहीं पता था कि मतलब क्या है यहाँ पे रखने का, मुझे इनका लोगों का उद्देश्य क्या है। मैं यहाँ पे रही, फिर मैंने यहाँ पे छोटी छोटी अपनी जरूरत की सामान लाना, मैं बाजार से कभी कुछ लाया कभी कुछ लाया, मैंने मतलब सारा सामान इकट्ठा किया। मैं नदी में जाती हूँ, नदी से लकड़ी लाती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे में। फिर मैंने धीरे धीरे, फिर मैंने जब गैस लाया अपने लिए तो मैं उसके बाद गैस में खाना बनाने लग गई। ऐसे ऐसे बीते बीते 2 महीने बीत गए। 2 महीने तक ये लोग ना घर आते हैं, ना कोई मतलब मेरे से कोई संपर्क नहीं करता। जब मेरे साथ ये सब चीज हो रही थी तो मैं बार बार, जितने बार मेरे साथ कोई, फिर ये बीच बीच में घर आते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं कि तू यहाँ से चली जा, या तो तू दहेज दे, या तो तू पैसे ला। मतलब इस टाइप से मुझे फिर प्रताड़ित करने लग गए। जो मेरे पति हैं वो पहले से ही मतलब यहाँ अपने परिवार से परेशान रहते थे, मतलब काफ़ी परेशान रहते थे। वो कहते थे कि मेरे मतलब मुझे घर में मतलब जैसे एक बेटा होता है उसके तरह से मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जाती है।
तो पिछले 1 साल से शायद उनकी कुछ तबीयत खराब चल रही थी, तो बीच में इनका डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इन्होंने बीच में अपनी दवाइयाँ बंद कर दी थी। तो मैंने कहा था कि आपने दवाएँ क्यों बंद करी? इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा ये कहते हैं कि मतलब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, या तो अपने आप ऐसे ठीक हो जाओ या मर जाओ, जो मतलब ये मेरे से कहते थे। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता है। मैंने कहा कि आप डॉक्टर पे आ जाओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं अभी अरेंज करके कर लूंगी। तो इस तरह की मतलब ये हमेशा से इनके घर का जो था क्या नहीं था, जो मेरे को बताते थे कि मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। ये जो मेरे पति हैं उनको सामने नहीं लाया जाता है, वो कहाँ रहते हैं क्या रहते हैं मुझे कोई पता नहीं इस बारे में। जब भी मैं उनको सामने लाने की बात कहती हूँ तब भी मतलब कोई ना बात टाल करके मुझे टाल दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने पुलिस बड़कोट गई, पुलिस थाने गई, यहाँ गई, प्रोला गई, कई जगह प्रशासन मैंने मदद मांगी, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिलती है कहीं से। तो मैं तब से ही लेकर और अब तक मैं ऐसे ही मतलब पुलिस प्रशासन, कभी यहाँ जा रही हूँ कभी वहाँ जा रही हूँ, जगह जगह मैं जाके मैं परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ एप्लीकेशन दी, वहाँ एप्लीकेशन दी, बड़कोट, नौगांव, प्रोला, तब से रह रही ऐसे हालत में रह रही। मुझे लगा कि प्रशासन ने मेरी मदद नहीं करता है। फिर उसके बाद 17 अगस्त को जैसे तैसे करके भी फिर बड़कोट में मेरा केस फाइल किया जाता है। 17 अगस्त को केस फाइल किया जाता है, लेकिन उस पर भी अभी तक 1 महीना हो चुका है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 17 अगस्त के बाद मैं अभी कुछ काम से, तब से मैं अपने किसी निजी काम से देहरादून जाती हूँ। तो मैं यहाँ से जब आती हूँ देहरादून से 2 दिन के लिए गई थी। मैं अपना पूरा सामान, सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ यहीं छोड़ा हुआ था। मेरे पैसे थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी थी मेरे पास। फिर मुझे जैसे मैं देहरादून पहुंचे वैसे मुझे कुछ दिन बाद पता कि मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया जाता है। कि मैं जब सूचना पुलिस को देती हूँ तो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मेरे सामान कहाँ है, चोरी किया, जला दिया, कहाँ है, उसका कुछ अता पता मुझे नहीं है। जब मैं इसके बारे में पुलिस से पूछती हूँ, प्रोला एसओ आ जाते हैं अपनी पूरी फोर्स लेकर के। फिर वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इनसे पूछने का कोई अधिकार, अगर तुमने इनके साथ कोई बदतमीजी करी, तुमने इनसे कोई सवाल जवाब किया तो मैं तुम पे पर्सनली केस कर दूंगा। तो इस तरह की मतलब उन्होंने मुझे डराया धमकाया करके मेरे साथ बहुत बदतमीजी करके जाते हैं। इस तरह की इन लोगों ने मेरे साथ हरकतें, ये लाइट काटते हैं, पानी काटते हैं, कि मतलब इस तरह से मुझे प्रताड़ित करते हैं। मुझे सुसाइड करने के लिए मतलब इस तरह से ये मुझे मजबूर करते हैं कि ये अपने या तो ये अपने आप आत्महत्या करे, ताकि ये या फिर ये यहाँ कैसे भी करके यहाँ से चली जाए ना। तो जब मैं 6 महीने से इतने सारे सब झेल रही हूँ, शासन देख रहा है, प्रशासन देख रहा है, लेकिन मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अब मेरी लास्ट उम्मीद मीडिया है। मैं आज इस हालत में रह रही हूँ, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा शासन देख रहा है, पूरा प्रशासन देख रहा है। मैं 3 दिन का समय मांगती हूँ प्रशासन से। अगर मैं 3 दिन में मेरे साथ कोई न्याय नहीं होता है, मुझे रहने के लिए एक जगह नहीं मिलती है, तो मैं इसी जगह पे सुसाइड करूंगी और इसका जिम्मेदार संपूर्ण शासन और प्रशासन रहेगा। वर्तमान में मुझे अनियमितता लग रही है कि यहाँ पे जो प्रोला थाना क्षेत्र है, ये तो जो यहाँ के एसओ हैं, जो ये मेरे बारे में जो भी ऊपर के ऑफिसर हैं, उनको मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे जालसाजी के तहत कोर्ट में ले गया। जब उसमें 3 महीने का टाइम था, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि इन्होंने ये शादी कब खारिज करवाई, क्या करवाई, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इस बात की मुझे बाद में जानकारी चलती है कि मतलब इन्होंने इस तरह के चीजें करवाई हैं, शादी खारिज करवाई, क्या करवाया क्या नहीं करवाया है। तो अब 6 महीने के बाद आप बताएं, मैं 6 महीने के बाद यहाँ से कहाँ जाऊँ? जब तो हमारे जो गवाह हैं उन पे साइन है, हस्ताक्षर है, हमारी रिंग सेरेमनी है, उसके जो गवाह हैं वो अभी तक भी हैं, जिनसे मैं मतलब जो अभी तक मेरे पक्ष में हैं वो मुझे बोल सकते हैं। मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके लोगों के सामने ये सारी चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इसके बावजूद भी मेरे जो ससुर हैं वो अभी अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। ये मतलब गांव में लड़की को देखने जा रहे हैं। तो क्या ये बात जायज है? अब मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी उत्तराखंड की किसी भी क्षेत्र की कोई लड़की है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। पर मैं किसी भी लड़की से, हर माँ बाप से सिर्फ एक ही उम्मीद करूंगी कि इस घर में कोई भी अपनी बेटी ना दे, अपनी बेटी को कोई मार दे, लेकिन इस घर में और इस लड़के को कोई भी अपनी बेटी कभी ना सौंपे। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। चाहे ये उत्तराखंड के, और ये न्यूज में चाहती हूँ कि आप इस मीडिया के माध्यम से आप उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में ये न्यूज होनी चाहिए, ये खबर होनी चाहिए कि कोई भी लड़की इस घर में कभी भी कदम ना रखे। इससे अच्छा कि वो मर जाए, उसके माँ बाप से मार दे। और यहाँ पे ऐसे जैसे जहाँ इतने ऐसे प्रकार के लोग रहते हैं, जहाँ इंसानियत नाम की, रिश्ते नाम की कोई चीज नहीं है, इनके लिए पैसे के अलावा कोई और चीज मायने नहीं रखती है। तो मैं यही चाहूंगी कि मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मुझे न्याय मिले, और मुझे न्याय ना मिले तो यहाँ पे किसी के और के साथ भी यहाँ पे कोई अन्याय ना हो।